क्वेश्चन नंबर 19 गढ़पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए निम्न लोकसभा में कितने सदस्य? लोकसभा में 55 होने चाहिए गढ़पूर्ति करने के लिए और राज्यसभा में 25 होने चाहिए। ठीक है। किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष की संरक्षण किसके पास होता है? तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनके पास होता है सार्वजनिक कोष, यानी कि जिसे पब्लिक पर्स भी कहा जाता है ना। देखो 148 अनुच्छेद 148 के अंतर्गत महालेखा परीक्षक स्वतंत्र पद की व्याख्या की गई है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, है ना, इसको पद से हटाया जा सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाएगा। कार्य भारत के संचित निधि, इसका कार्य जो है भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और संघ शासित प्रदेशों में सभी व्यय जो संघ शासित प्रदेशों में व्यय होते हैं उनका लेखा जोखा रखना इसका काम होता है ना। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इनका पूरा नाम जो था पहले तो 52 से लेके 56 तक रहे थे। इनका गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था। 81 अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को पारित करता है। लोकसभा संसद के निम्न सदन है। लोकसभा के में अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। 530 राज्यों से और 20 संघ शासित प्रदेशों से। 2 जो थे 2019 में संशोधन किया गया और 2 एंग्लो इंडियन के पद को हटाया गया। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी समेकित कोष से लिया जाता है। समेकित कोष भारत के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। वैसे अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। वेतन एवं भत्ते भारत के समेकित कोष से दिया जाता है। समेकित कोष एक ऐसा कोष है जहां राजस्व ताजा ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के रूप में भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाती है। धन संसद के अनुमोदन से ही कोष से खर्च किया जा सकता है। संसद के अनुमोदन पर ही भारत के आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में किया गया है। यह निधि राष्ट्रपति के या कार्यपालिका के अधीन होती है। राष्ट्रपति या कार्यपालिका के अधीन होती है। भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा लोकसभा और भारत का राष्ट्रपति। भारत की संसद में कौन कौन आते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीन आते हैं, है ना। भारत के संविधान के तहत भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति 3 शामिल हैं, है ना। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। सर्वोच्च निकाय भारत की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय भारत की संसद है। विधान मतलब जहाँ कानून बनाए जाते हैं उसका सर्वोच्च निकाय संसद है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने या स्थगित करने का अधिकार है। भारत संसद भवन दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उपराष्ट्रपति कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है उपराष्ट्रपति का, है ना। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1952 में। परिसीमन का शब्द का अर्थ है देश या प्रांत में विधायी निकाय। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया होती है। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों यानी परिसीमन यानी कि विधायी निकाय या क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया होती है। परिसीमन का काम
उच्चाधिकारी निकाय को सौंपा जाता है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया जा चुका है। 52 में, 62, 63 में, 73 में और 2002 में। तो 52 वाला तो 52 में ही लागू हो गया था, 73 के अधीन, 1962 के अधीन, 1972 के अधीन, 2002 के अधीन। तो 2052 का अधीन तो 52 में ही हो गया था। 62 और 72 वाला 63 और 73 में हुआ था। 2 वाला 2 में ही हो गया था, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की अर्हताएं नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए मतलब लोकसभा का सदस्य बन सकता हो ऐसी उसकी योग्यता होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर न हो। चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या परिकल्पित 552 है। परिकल्पित लोकसभा की है ना। परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 552 है। इसमें 530 राज्यों से और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि होते हैं। भारत की संसद और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन की आरक्षित 2 सीटें 104वें संवैधानिक संशोधन 2019 द्वारा 2020 में समाप्त कर दी गई। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को प्राइवेट बिल कहा जाता है। देखो, मंत्री के अलावा कोई करेगा तो प्राइवेट या निजी विधेयक कहा जाता है। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक क्या होता है? वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय इसमें साधारण विधेयक में ही आ जाते हैं। वित्तीय विषयों के अलावा धन विधेयक में केवल धन विधेयक के ही वित्तीय विषय ही आते हैं, केवल वित्तीय विषय आते हैं। और वित्त विधेयक में वित्तीय विधेयक तो आते ही हैं और इसमें धन विधेयक से थोड़ा सा भिन्न होता है। धन विधेयक से थोड़ा सा भिन्न होता है। इसमें वित्तीय विधेयक में धन विधेयक भी आ जाते हैं, है ना। धन विधेयक भी संविधान संशोधन विधेयक संविधान के उपबंधों में संशोधन के लिए विधेयक जो संविधान में संशोधन के लिए किए जाते हैं संविधान संशोधन विधेयक कहे जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? भारत का राष्ट्रपति अन्य सेवा एवं शर्तें निर्धारित करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ एवं राज्य के लिए अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। 315 के तहत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। किसके तहत? 312 के तहत तो संघ और राज्य में अखिल भारतीय सेवाएं बनाई जा सकती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। और 315 के लोक सेवा आयोग भी बनाया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऐसे ही विधानसभा के लिए 25 होनी चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 होनी चाहिए। ठीक है। हमें संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 108 के तहत है ना। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को किया गया। किसके? काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। फिर
पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई। इसके अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने द्वारा। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली 13 अगस्त 1954 को अध्यक्ष ने सदन में घोषणा की। अध्यक्ष यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति सी वी राधाकृष्णन हैं। सी.वी. राधाकृष्णन ने, जिन्होंने जगदीप धनखड़ जी की जगह ली है। ठीक है। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति सभी सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध और शांति घोषणा करने का अधिकार है। उपरोक्त सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय कई अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय को कई शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकारिता है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी ज्ञानी जैल सिंह बने थे। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह सर्वप्रथम 82 से 87 तक रहा। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में से गुजरना पड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से गुजरना। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। नियुक्ति का अधिकार किसे देता है? तो राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति को है। महान्यायवादी भारत का सरकार का विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद कार्य करता है। यदि किसी सदन में अथवा समितियों में बोल सकता है, इसलिए इसे मत देने का अधिकार होता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को सी ऑप्शन सही है। संविधान को अनुच्छेद 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को चुनाव एकल हस्तांतरित मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों तथा सदस्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के लिए अधिकार नहीं है। मनोनीत को नहीं है ना। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यादेश के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य होती है, तो ये सही बात है ना। और दूसरा इसमें नहीं है, केवल ए ही सही है ना। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह बाद अध्यादेश ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 3 सप्ताह 123 के प्रावधान आर्टिकल 123 में प्रावधान है कि संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति यह समाधान हो सकता है हो जाए कि
राष्ट्रपति को यह निर्णय मतलब उसको कन्फर्म हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की वही बल प्रभाव होता है इस अध्यादेश का वही बल प्रभाव होता है संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अधिनियम हो जाता है। वह संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अधिनियम होता है। जैसे उसके जो वो पुराना वाला जैसे अध्यादेश का भी वही अधिकार वही बल प्रभाव होता है ना। अध्यादेश 6 माह तक प्रवर्तन में रहता है। यदि इसी बीच इसे संसद के द्वारा सदनों में अनुमोदित न करा लिया जाए लेकिन यह अनुमोदन के बाद प्रारंभ होने वाले सदन की तिथि 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित कराना आवश्यक है। दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में डी दोनों ही गलत हैं, है ना। तो दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल महाभियोग के समय राष्ट्रपति पर महाभियोग के समय दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्य मत देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वह राष्ट्रपति पद के लिए आयोग सिद्ध नहीं, संविधान का वो नहीं होना चाहिए। महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब अनुच्छेद 61 के तहत जब उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है। किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है महाभियोग को, और लेकिन सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा इसके 1/4 सदस्य जिस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाएगा उसके 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र हस्ताक्षरित होगा। 1/4 सदस्य द्वारा जिस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, और आरोप पत्र जो होगा राष्ट्रपति के 14 दिन पहले पूर्व आवश्यक है। उसे पूर्व सूचना देना आवश्यक है, पूर्व सूचना देनी होगी। आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना चाहिए आवश्यक है। संकल्प प्रस्ताव को पहला सदन अपने सदस्य संख्या अपनी सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे सदन में भेजता है। 2/3 सदस्य द्वारा पारित करवाता है, फिर दूसरे सदन में भेजता है ना। प्रारंभ होगा जब जो है 1/4 सदस्यों का साइन होगा, फिर जो है उसे दूसरे सदन में जब भेजना होगा तो 2/3 सदस्यों के साइन होंगे। फिर उसे दूसरे सदन में जो है आरोप जांच अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 जब वहाँ से भी दूसरे सदन से भी पारित करना है तो 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित कर देता है, तो महाभियोग की कार्यवाही पूरी हो जाती है। राष्ट्रपति को पद छोड़ना होता है। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। राज्यसभा की संरचना में निहित क्या है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। हाँ, राज्यसभा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि होते हैं। 38 प्रतिनिधि होते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 250 होगी, है ना। 250 होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों अधिकतम 238 प्रतिनिधि शामिल होंगे। 238 प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 238
जो है प्रतिनिधि शामिल होंगे और 12 मनोनीत होंगे, तो 250 हो गए ना। राज्यसभा में राज्यों एवं संघ प्रदेशों के प्रतिनिधियों का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। राज्यसभा में आज राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। अनुसूची में केवल 233 प्रतिनिधियों का उल्लेख है। इसमें स्पष्ट होता है कि वर्तमान राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245। इससे स्पष्ट होता है, देखो 233 तो अभी प्रतिनिधि हैं और 12 मनोनीत हैं, तो 245 पूरे हुए। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव करते हैं। निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? कानून द्वारा बनाए गए संसद द्वारा बनाए गए कानून की हद। संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है, सही बात है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं, तो दोनों सही बातें। देखो है ना, दोनों सही बात कैसे हैं? संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के संदर्भ में निम्न तथ्य सही हैं। संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है, आर्टिकल 245(1) में कहा गया है ना। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? लोकपाल बिल पर प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए थे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। 2014 में लागू है। 2014 से लागू है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पिनाकी चंद्र घोष को 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों में से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 79 संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनका नाम क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा होंगे। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? किसके सुझाव पर? तो बी, प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सुझाव पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं ना, है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, है ना। राष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए राष्ट्रपति पद
की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति की शपथ प्रारूप अनुच्छेद 60 में दी गई है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मतदान करना कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं डालते, परंतु बराबर की स्थिति में वह मत दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी मुद्दे पर अगर सदन सामान्य रूप से विभाजित हो तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। ऐसे में जब निर्णायक मत कहा जाता है, ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है। इसका तात्पर्य गतिरोध को समाप्त करना है। इसलिए इस प्रकार स्पीकर द्वारा मत डालने को मतदान करना कहा जाता है। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? अधिकतम कितनी अवधि तक कर सकता है? तो 6 महीने तक। राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीनों की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उपराष्ट्रपति समर्थ हो। कौन समर्थ हो? अनुपस्थित, बीमार या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है ना। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित 48 के अंदर स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो 148 के महालेखा परीक्षक, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सर्वोच्च CAG है। भारतीय संविधान में अध्याय 5 आर्टिकल 148 द्वारा स्थापित प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय के लेखांकन करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करता है। सरकार के स्वामित्व यानी कि सरकार जहाँ पर स्वामी है उनका भी लेखा जोखा करता है CAG। इसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ही भारतीय लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होता है। वर्तमान समय में इस संस्थान के मुखिया अभी वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह पे आ गए हैं। के संजय मूर्ति आ गए हैं ना। के संजय मूर्ति महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए किए जाते हैं, है ना। राज्यसभा
राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, ये सही है। भारतीय उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है, तो ये भी सही बात है ना, यानी कि दोनों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में देने का अधिकार है और राष्ट्रपति के में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ही तो उनको चुनता है 12 लोगों को। अब यही लोग इसको वोट दे देंगे तो ये जीत जाएगा राष्ट्रपति, इसलिए नहीं करते। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है। इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में के लिए गठित निर्वाचित मंडल का हिस्सा नहीं है? तो क्या पूछ रहा है कि जो निर्वाचक मंडल जो गठित होता है उसमें हिस्सा लेना कौन नहीं ले सकता? तो बी ऑप्शन इसमें सही है। वैसे देख लेते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में निर्वाचित ये तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेंगे निर्वाचक मंडल में। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुदुचेरी और इस विधानसभा के ये भी सदस्य भाग लेंगे, है ना, निर्वाचित सदस्य, है ना। प्रत्येक द्विसंसदीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित अब द्विसदनीय राज्य, प्रत्येक द्विसदनीय राज्य जो होते हैं उनकी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण जो होते हैं वो भाग नहीं ले सकते भाई, केवल बी नहीं भाग ले सकते, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न शामिल होते हैं, कौन कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना, विधान परिषद के नहीं होते, है ना, राज्य विधानसभा के होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य, इस प्रकार संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य, राज्य की विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद जहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा होती है के सदस्य दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, अब देखो दिल्ली और पुदुचेरी में जो विधानसभा भी है उसमें मनोनीत जो हैं वो भाग नहीं ले सकते, यानी कि मनोनीत तो किसी में भी हो भाग नहीं ले सकते, और विधान परिषद में जो कोई भी हो वो भाग नहीं ले सकते, ठीक है। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है? लोकसभा के दो चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। लोकसभा के दोनों चरणों में लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा में मेज पर रखी जाती है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ये भी सही है, क्योंकि दोनों चरणों में लोकसभा के दोनों चरणों में बजट पर चर्चा होती है, सही बात है। लोकसभा में वित्त मंत्री भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा में की मेज पर रखी जाती है, राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। किसके द्वारा रखी जाती है? वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। तो दोनों ए और बी सही हैं। के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति के अनुसार 112(1) अनुच्छेद 112(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की
उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वार्षिक बजट कहते हैं, 112 के एक में बजट कहते हैं इसे, है ना। इसे ही बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। और लोकसभा में दोनों चरणों में बजट पर चर्चा की जाती है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है। संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है शपथ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है, उस पर हस्ताक्षर करता है। उस पर ध्यातत्व है कि संविधान की 3री अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। 3री अनुसूची में। 52वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करते हैं, कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। 148 वे अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा होते हैं ना। महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। इसमें वर्णित किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा भारत का एक राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अभिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और इसी प्रकार पद मुक्त किया जा सकता है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, वित्त आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि भी नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो होता है, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, वित्त आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि को भी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट, राष्ट्रपति के शासन में जो राज्य आ जाता है उसका बजट, है ना। संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। किसी राज्य में जब आपातकाल लगता है और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। ध्यातत्व है कि उपर्युक्त स्थिति के लिए संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग करेगी। संसद राज्य विधायिका की शक्ति का प्रयोग करेगी, यानी कि राज्य विधायिका जो भी होगी उसका प्रयोग संसद करेगी। अतः राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है ना। 54वां क्वेश्चन कह रहा है कि
एक डैश एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न होते हैं जिन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, है ना। ऐसा प्रश्न है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है, तारांकित प्रश्न होते हैं और इस पे पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न के साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तथा जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं। निम्न में जिनका उत्तर जो है लिखित रूप से दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं और जिनका मौखिक दिया जाता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसद में बोलने की स्वतंत्रता है। प्रतिनिधियों को संसद में कुछ भी कहना या उसके द्वारा दिए गए किसी भी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। जब सदन लागू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से जब संसद चालू है तो वह गवाह के रूप में भाग लेने से छूट है उसे। तो इसमें कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन सही है। ABC तीनों सही हैं। यानी कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता, कुछ भी कह सकता है और किसी भी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी नहीं होगी उसकी। कोई भी मतदान कर सकता है, उसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने में छूट है उसे, यानी कि ABC तीनों सही हैं। संसद में वाक स्वतंत्रता है ना। संसद में भाग 5 में आर्टिकल 152 से 152 तक संघ का वर्णन है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों तथा उसके सदस्य और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का वर्णन है। इसके अनुसार भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसदीय विशेषाधिकार: वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संसद में या उसके किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। समझ में आया? यानी कि किसी भी समिति में कहीं पर भी कोई भी विरुद्ध बात कह सकता है और उस पर न्यायालय की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, संसद में या किसी समिति में उसकी में। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों, समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां में समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही समाप्ति के 40 दिन बाद तक संसद के सदस्य को किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह छूट आपराधिक मामलों में नहीं है। सिविल मामले में छूट है, ये आपराधिक मामले में नहीं है। अपराध किया है तो उसे जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। संसद सदस्य को अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष
संसद सदस्य को अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष या सभापति से अनुमति बिना न्यायालय के समक्ष साक्षी रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, उसे विवश नहीं किया जा सकता, यानी कि अनुमति के बिना न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, है ना। 56वां, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। तो 2 दिए गए हैं कथन। संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र में के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। हाँ, बिल्कुल बना सकती है जी। उस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो ए ऑप्शन सही है, यानी दोनों सही हैं, है ना, यानी कि दोनों सही हैं। तो इसका विवरण, इसका जो है उल्लेख संक्षिप्त ये दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है तथा उस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय में संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि उसमें विषय में जोड़ सकती है, यानी कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय में से संबंधित होने के आधार पर, यानी कि राज्य सूची के विषय में संबंधित होने के आधार पर भी अवैध नहीं ठहराया जा सकता, संसद उसमें जोड़ सकती है। केंद्र को कानून बनाने का अधिकार निम्न है। 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। राज्य सूची के 249 यदि आर्टिकल से उसने राष्ट्रहित में यदि राज्य सूची के संबंध में किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। संसद की कानून बनाने की शक्ति। संसद 250 राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर आपातकाल की स्थिति में। 250 में क्या कहा गया है? आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बनाने की शक्ति है। और 252 में क्या है? 252 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा उस विधायन को अंगीकृत करना इत्यादि। अब देखो 252 में जो है उसकी सहमति होगी। 250 में आपातकाल के दौरान बना सकता है और संसद जो है 249 में राष्ट्रहित के मामले में राज्य सूची के किसी भी उसमें कानून बना सकती है ना। 57 में क्या है? 57 में है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के सामने दायर की जा सकती है। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में, है ना, याचिका जो होगी उच्च न्यायालय में
चुनाव के संबंध में देश में हुए किसी चुनाव के संबंध में किसी मामले के खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। संसद एवं विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? तो भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या तो जो है 543 है और सदस्य जो हैं अभी 543। देखो, लोकसभा की कुल अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम कुल संख्या 550 हो सकती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य होते हैं। वर्तमान में कुल संसदीय क्षेत्रों में 543 क्षेत्रों की संख्या 543 तथा लोकसभा में कुल 545 सदस्य सांसद हैं। यह सदस्य संख्या सन 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। संसद की कार्यवाही में कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो डी ऑप्शन दोनों सही है ना। किसी भी समय गैर सदस्यों या अतिथियों को प्रवेश पर रोक लगा सकती है संसद। संविधान में संसद को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं जो संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों और इसके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। संसद अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्य को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार है। जैसे खुद प्रकाशित करने का अधिकार है और दूसरे को रोकने का भी अधिकार है ना। और 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद में कार्यवाही सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं होता है। देखो, इसमें ये तो कहा गया कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही, सदन की पूर्व अनुमति है तो ही संसद की कार्यवाही सही रिपोर्ट के प्रकाशन के प्रेस की स्वतंत्रता का पुनर्स्थापित किया जा सकता है, किंतु यदि सदन की गुप्त बैठक के मामले में यह लागू नहीं होता। यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों में विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना।
पदत्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पदत्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है ना। अगर सांसद ने अपना पदत्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने पदत्याग स्वीकार कर लिया तो पदत्याग उसी तारीख को प्रभावी होगा। अब देखो दोनों में से कौन सा सही है ना, तो इसमें सी ऑप्शन सही आ रहा है, तो इसका मतलब ए सही है ना, ए सही है। यानी कि पदत्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेंगे, अध्यक्ष स्वीकार कर लेंगे और पदत्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र को वापस लेने की अनुमति नहीं है ना। अब देखो भारतीय संविधान के अनुसार किसी सांसद द्वारा पद त्याग करने हेतु आवेदन करने का पदत्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा त्यागपत्र स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता। सांसद को अपना त्यागपत्र प्रभावी होने के लिए कोई भी भविष्य की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए विकल्प का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, विकल्प का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें दो ऑप्शन है। 2014 के संसद में दिव्यांगजन अधिनियम अधिकार विधेयक पर क्या क्या कहा गया है? 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जैसे कि सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, अस्पतालों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था। तो ए और बी जो है ये तो हमारा गलत है, ए और बी दोनों सही हैं। उनको जो है आरक्षण दिया जाएगा सरकारी योजना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। देखो 2.68 यानी कि 2 करोड़ 70 लाख दिव्यांगजन हैं लगभग। 2016 में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक 2016 यह 1995 के अधिनियम का स्थान लेगा। इस अधिनियम में निर्धारित विकलांगता 7 शर्तों के स्थान पर 21 शर्तों को कवर किया गया है। इसके अंतर्गत बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रम पाल्सी जैसे रोगों को शामिल कर लिया गया है। डैश प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है सदन में जिसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो अतारांकित प्रश्न है। अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता, जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ऐसे में प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्नकाल के बाद जिस मंत्री से प्रश्न पूछा गया है उसके द्वारा
सभा पटल पर रखा मान लिया जाता है। सभा पटल पर रखा मान, इसे सभा की उस दिन का अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत ऑफिशियल रिपोर्ट में छापा जाता है। लिखित उत्तर के लिए केवल 230 प्रश्न को सूचीबद्ध किया जा सकता है। लिखित प्रश्न के लिए 230 प्रश्न को ही अधिसूचित या सूचीबद्ध किया जा सकता है। ठीक है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो बी ऑप्शन सही है, संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन स्वीकार नहीं है। और राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। किसी भी राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। 356 के अनुसार, आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति का संसद का अनुमोदन ना भी हो तो भी वह राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए खंडन नहीं कर सकता कोई भी उसका। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत उच्चायुक्त राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व करते हैं। उच्चायुक्त और राजदूत जो होते हैं वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय संघ के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है। इसके अलावा विदेशों के राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है। प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है। इसके अलावा विदेशों में संधि समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। संधि समझौते जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से संसद में पुष्टि आवश्यक होती है। इसके क्वेश्चन नंबर 65, किसके तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? किसके तत्वावधान में? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के, तो हमने देखा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश है ना, किसके? मुख्य न्यायाधीश का, अथवा अनुपस्थिति में उच्चतम मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में ही शपथ लेते हैं, यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना। और यदि वो अनुपस्थित होते हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि जो भी वरिष्ठ होगा उनमें से लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है ना। तो कौन है जो लेखा परीक्षा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? ये तो हम कई बार देख चुके हैं। 148 से 151 तक होता है। 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया। भारत में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में संचित निधि से किए गए सभी व्यय
संचित निधि से किए गए सभी व्यय, संचित निधि से किए गए सभी व्यय को देखता है और अधीन हुए या सभी उस बात की पुष्टि करता है। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा कि राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। 69 में के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति के पद खाली रहने पर राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत के कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार को संसद। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार संसद देती है। आर्टिकल 266 के अनुसार विधायिका और विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता। विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय अर्थात सरकार को धन खर्च करने की अनुमति संसद द्वारा प्राप्त की जाती है। लेकिन संविधान द्वारा वित्त संबंधी शक्तियां लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपी गई हैं। वित्त संबंधी शक्तियां लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपी गई हैं, है ना। संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है कि कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है उसे प्रस्ताव कहते हैं। किसी बात के संबंध में कोई राय प्रस्तुत करता है उसे प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में एक सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव है जो किसी सदन में कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है उसे प्रस्ताव कहते हैं। किसी बात के संबंध में कोई राय प्रस्तुत करता है या आदेश देता है या कुछ किए जाने का आदेश देता है या कुछ करने की कहता है या फिर ये सब प्रस्ताव है ना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित बातें बताई गई हैं। भारत के संविधान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। 6 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए पद धारण करता है, किंतु वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना पद त्याग दे सकता है। कभी भी उसको उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वह अपने पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। धन्यवाद।